देखो भैया, स्ट्रेस और स्ट्रेन। अच्छे से समझना, यहाँ नहीं समझोगे, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छा तो पकड़ नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले समझो मटेरियल कितने तरह का होता है। दो तरह का मटेरियल होता है। कितने तरह का मटेरियल होता है? दो तरह का। एक होता है रिजिड, एक होता है डिफॉर्मेबल। एक होता है डिफॉर्मेबल। रिजिड मतलब क्या हुआ कि आप कितना भी उसको प्रेस कर रहे हैं, उसका उसके शेप और साइज में, क्रॉस सेक्शन में, एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। डिफॉर्मेबल मतलब क्या हुआ कि उसका ज्योमेट्रिकल चेंज हो रहा है, ठीक है ना। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिफॉर्मेशंस। क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशंस। इसको बोलते हैं डिफॉर्मेबल। तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले मटेरियल का, मटेरियल दो तरह का होता है। एक होता है रिजिड और एक होता है डिफॉर्मेबल। डिफॉर्मेबल क्लियर है? रिजिड मटेरियल क्या हुआ हमारा? नो चेंजिंग शेप साइज, नो चेंजिंग शेप साइज और क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है ना। और अगर मैं डिफॉर्मेबल की बात करता हूं तो क्या बोलेगा? ज्योमेट्रिकल चेंजेस प्रोड्यूस्ड। ज्योमेट्रिकल चेंजेस। और इस ज्योमेट्रिकल चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशंस। क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशंस। क्लियर है। अब बात करते हैं स्ट्रेस का। क्या बात करते हैं? स्ट्रेस का। स्ट्रेस इज इक्वल टू, देखो, अगर तुम इस पे कोई फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना, इस पे कोई फोर्स लगाए, अगर ये ए बी सी डी क्या हो जा रहा है? मूव कर जा रहा है। क्या हो जा रहा है? मूव कर जा रहा है। क्लियर है। अगर ये मूव कर जा रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है ये क्या देगा हमारा? डिफॉर्मेशन। इसका मतलब इस फोर्स के अगेंस्ट में डिफॉर्मेशन आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब इसके अंदर कोई रेसिस्टेंस नहीं जनरेट हुआ है जो इस डिफॉर्मेशन को रोक सके। रेजिस्टेंस तभी जनरेशन होगा जब डिफॉर्मेशन क्या होगा हमारा? जीरो होगा। तो अगर अपन बात करते हैं कि ये ए है, बी है, सी है, डी है, अगर अपन बात करते हैं कि इस पे फोर्स एफ लगाए और ये हमारा क्या आ रहा है? नो डिफॉर्मेशन है, कोई मूवमेंट इसमें नहीं है। इसका मतलब इस एफ के अगेंस्ट में इधर भी क्या हो रहा है? एफ जनरेट हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड फोर्स या रिस्ट्रेनिंग फोर्स या रिस्ट्रेनिंग फोर्स। क्लियर है। क्या बोलते हैं हम लोग? इंड्यूस्ड फोर्स बोलते हैं या रिस्ट्रेनिंग फोर्स बोलते हैं। क्लियर है ना। यस और नो। अब जब इंड्यूस्ड फोर्स बोलते हैं और रिस्ट्रेनिंग फोर्स बोलते हैं तो ऑब्वियसली इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेस इज इक्वल टू हम लोग सीधे लिख देते हैं एफ अपॉन ए। ये एफ होता क्या है एक्चुअली में? रिस्ट्रेनिंग फोर्स होता है। और रिस्ट्रेनिंग फोर्स किसके बराबर होता है? अप्लाइड फोर्स के बराबर। किसके बराबर होता है? अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो बेसिकली जो हम बात करते हैं स्ट्रेस, तो स्ट्रेस होता क्या है? रिस्ट्रेनिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है स्ट्रेस हमारा? रिस्ट्रेनिंग फोर्स पर यूनिट एरिया।
रिस्ट्रेनिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है ना। बेसिकली रिस्ट्रेनिंग फोर्स जो होता है हमारा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, इसलिए फॉर्मूला में हम लोग स्ट्रेस इज इक्वल टू लिखते हैं एफ अपॉन ए। एफ क्या होता है? अप्लाइड फोर्स होता है। क्लियर है? देखो ध्यान से, अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस का। किसका बात करते हैं? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ये कौन सा स्ट्रेस है? नॉर्मल स्ट्रेस होता है एक, और एक क्या होता है हमारा? शियर स्ट्रेस होता है। क्लियर है? नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है हमारा, पहला हो जाएगा एक्सियल स्ट्रेस, दूसरा हो जाएगा बेंडिंग, तीसरा हो जाएगा पियरिंग। क्लियर है ना? शियर स्ट्रेस में बात करते हैं तो पहला हो जाएगा डायरेक्ट, दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट। ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट स्ट्रेस जो होता है ड्यू टू, पहला ड्यू टू अप्लाइड नॉर्मल फोर्स, अप्लाइड नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स हमारा टेंशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है। और एक होता है ड्यू टू टॉर्क, ड्यू टू टॉर्क होता है। क्लियर है ना? समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा प्लेन ऑफ लोडिंग। क्या है? प्लेन ऑफ लोडिंग। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है। देखिए बेटा, इसको चलो छोड़ दीजिए। अब देखो ध्यान से, अगर मैं प्लेन ऑफ लोडिंग की बात करता हूं, अगर मैं प्लेन ऑफ लोडिंग की बात करता हूं, अगर इस पॉइंट पे 3 एक्सिस लाई कर रहा है, ठीक है ना, एक्स, वाई और जेड। क्लियर है? अगर यहां एम एक्स लाई कर रहा है, यहां एम वाई और यहां एम जेड। समझिएगा ध्यान से इस बात का, इस ये जो हमारा एलिमेंट है, इसका ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और ये ट्रांसवर्स एक्सिस। क्लियर है? क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये क्या है हमारा? जो आपका बीच से जा रहा है हमारा ये, ठीक है ना। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। मतलब जो ये हम लिए हैं,
ये कोई एलिमेंट है, क्रॉस सेक्शनल है एरिया हमारा, वाई वाई और जेड, नहीं नहीं, चलो जेड जेड अगर मानते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये दिख रहा है, यस सर। ये x तो y z और x, ये भी हम मान सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है ना? यस सर। तो अब यहां देखिएगा, एक mx ये भी हो सकता है, एक mz ये हो सकता है और एक my ये हो सकता है। इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या है? x है, y है, क्या है? इसका सर। अरे इसका यार, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या है? एक्स है। x है। और y y z z क्या है हमारा? ट्रांसवर्स एक्सिस है। क्लियर है ना? क्या है हमारा? ट्रांसवर्स एक्सिस है। आप समझिएगा मेरी बात को गौर से, ये जो मोमेंट है along द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, क्या है? along द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और इसको अगर हम इसके along काटेंगे तो सिमेट्रिक भी है, ठीक है ना? तो इसी मोमेंट को बोलते हैं इन द प्लेन ऑफ लोडिंग, इन द प्लेन ऑफ लोडिंग। और ये बोलेंगे परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लोडिंग। प्लेन ऑफ लोडिंग मतलब अगर लोड ऐसे लग रहा है, लोड हमारा ऐसे लग रहा है, तो इस अगर मैं इसका व्यू बनाऊंगा, अगर बोलता हूं क्या कि अगर ये लोड है और ये क्रॉस सेक्शन बी और डी, तो इसका मतलब क्या हुआ? लोड हमारा ऐसे लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है पी, ठीक है ना? ये ए है, बी है, ए है और इधर बी है हमारा, ठीक है ना? ये लोड लगा हुआ है हमारा इन द प्लेन ऑफ लोडिंग। लोडिंग का प्लेन क्या है? ठीक है ना? लोडिंग का प्लेन, तो लोड प्लेन हमारा एक्स वाई हुआ, वाई जेड हुआ और जेड एक्स हुआ। तो ऑब्वियसली सी बात है, ये कौन सा है हमारा? ये क्या है? वो अगर हम मान लो, अगर तुम मान लो कि इसको तुम मान रहे हो y, इसको मान रहे हो तुम x, सॉरी z, और इसको मान रहे हो तुम x। क्लियर है ना? तो लोडिंग जो है किसके साथ बना रहा है प्लेन? वाई जेड और वाई एक्स। इसके अब सुनना मेरी बात ध्यान से, एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन सा मोमेंट लगेगा? एम जेड। वाई जेड के परपेंडिकुलर कौन सा लगेगा? एम एक्स, ठीक है ना? और एक्स जेड के परपेंडिकुलर कौन सा लगेगा? एम वाई। क्या लगेगा? एम वाई, ठीक है ना? क्या लगेगा? एम वाई। तो समझिएगा ध्यान से कि जो बोलता है कि मोमेंट बोलता है इन द प्लेन ऑफ लोडिंग, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लोडिंग, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? समझ में आया? इसे ध्यान रखिएगा, इसे जो पढ़ाएंगे बेंडिंग मोमेंट में। चलिए,
अब देखिए ध्यान से, ठीक है। कहाँ चले गए? ये एक हमारा क्या एलिमेंट है, क्यूब एलिमेंट, ठीक है। सुनना मेरी बात गौर से। यहाँ shear स्ट्रेस लगता है, क्या लगता है? shear स्ट्रेस। अगर ठीक है, अगर मैं टाउ इधर मान रहा हूं, तो ये जो आपका हेड है, एरो है, तो दूसरे परपेंडिकुलर फेस पे जहां कॉमन लाइन ऑफ जंक्शन है, वहां भी क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, और दोनों का जो एरो होगा वो पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? टाउ वन हो गया, ये टाउ टू, कॉम्प्लीमेंट्री। नहीं, रुक जाओ, इसको टाउ वन मानो, इसको टाउ वन डैश मानो। तो टाउ वन डैश जो हुआ हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। क्लियर है? यस सर। अब समझिएगा ध्यान से, अगर ये टाउ वन है तो नीचे वाले पे लगता है अपोजिट डायरेक्शन में टाउ टू। देखो यहां का टेल और टेल सेम डायरेक्शन में हो गया, फिर इसके अपोजिट लगेगा हमारा क्या? टाउ टू, यस। टाउ टू डैश सेम रहेगा, टाउ टू इज इक्वल टू टाउ टू डैश डैश कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, ठीक है। फिर टाउ वन डैश इज इक्वल टू टाउ टू डैश शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अपोजिट फेस, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, और साथ साथ टाउ वन इज इक्वल टू टाउ टू है, और टाउ वन इज इक्वल टू टाउ वन डैश इज इक्वल टू टाउ टू डैश है। इसका मतलब टाउ वन इज इक्वल टू टाउ वन डैश इज इक्वल टू टाउ टू इज इक्वल टू टाउ टू डैश इज इक्वल टू टाउ। चारों टाउ क्या, चारों क्या होगा? टाउ क्या आएगा हमारा? बराबर आएगा। क्या आएगा हमारा? बराबर आएगा। तो बोलते हैं कि इक्वालिटी ऑफ शियर स्ट्रेस ऑन परपेंडिकुलर प्लेन्स इज, पूछ सकता है कि अगर आप जो इक्वालिटी ऑफ शियर स्ट्रेस लेते हैं परपेंडिकुलर प्लेन्स पे, वो आप क्या डायरेक्शन में लेते हैं? क्या मतलब उस पे कौन सा आप इक्वेशंस फॉलो करते हैं? सम ऑफ फोर्सेज और सम ऑफ मोमेंट्स हम लोग जो निकाले हैं, इसमें क्या है? सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेज और एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस और एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स। क्लियर है? यस। साइन कन्वेंशन फॉर शियर स्ट्रेस।
एक मिनट। True, sir, actually. हो गया। देखो ध्यान से। कहाँ गए? चलो देखो ध्यान से। देखो, अगर हम मान लेते हैं कि पूरा फेस क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कौन सा डायरेक्शन में है, ऊपर जा रहा है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये कौन सा डायरेक्शन में है? Horizontal. हाँ, Horizontal. हॉरिजॉन्टल नहीं, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम साइन कन्वेंशन ले रहे हैं ना, ठीक है। पढ़े हो कि नहीं, शियर स्ट्रेस फॉर साइन कन्वेंशन? पढ़े होता है मतलब साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्यों, वही इसलिए पूछ रहे हैं, प्रॉब्लम क्या होता है बताओ। हम तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखिए। अरे नहीं, वो तो मोटर साइकिल में करते हैं, साइन शियर स्ट्रेस के साइन कन्वेंशन में क्या प्रॉब्लम होती है? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्यों लिखा है सर? हम पॉजिटिव फेस माने, तो वर्टिकल डायरेक्शन में है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है इसीलिए। हम्म, एक मिनट। एक मिनट। तो ये क्या हमारा शियर स्ट्रेस का कैसा फेस है, पॉजिटिव फेस। पॉजिटिव फेस, ठीक है ना। तो पॉजिटिव फेस पे किस डायरेक्शन में है, ऊपर क्या है हमारा, ऊपर डायरेक्शन पॉजिटिव। हाँ, तो पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है ना, और नीचे है तो क्या ले लेंगे, नेगेटिव। तो पॉजिटिव हो गया, इधर क्या हो गया, नेगेटिव फेस, और डायरेक्शन कैसा है, नीचे है ना, डायरेक्शन कैसा है, नीचे है। तो
ये क्या हो गया हमारा, निगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। नेगेटिव फेस डायरेक्शन इस तरफ नेगेटिव है, इंटू नेगेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये क्या आ गया, टाउ कैसा आ गया, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस आ गया। कैसा आ गया, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। अब इसी में क्या कर दे रहे हैं हम, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस, पॉजिटिव डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं। बताओ इसका क्या होगा, शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन, साइन कन्वेंशन बताइए क्या होगा। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग हो जाएगा पॉजिटिव फेस है, अपर साइड पॉजिटिव फेस एंड अपर साइड नेगेटिव हो जाएगा और डाउनवर्ड पॉजिटिव हो जाएगा। डाउन वाला फेस पॉजिटिव हो जाएगा और राइट हैंड साइड वाला नेगेटिव हो जाएगा। हाँ राइट हैंड साइड नेगेटिव हो गया सर, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव हो गया। नहीं, अगर हम ये पॉजिटिव फेस है तो ये नीचे आ रहा है, तो पॉजिटिव फेस इनटू डायरेक्शन नेगेटिव दैट्स इक्वल टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव फेस है, डायरेक्शन नेगेटिव है, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, नेगेटिव। ये नेगेटिव फेस है, डायरेक्शन पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ गया। ये नेगेटिव फेस है, डायरेक्शन पॉजिटिव है, डायरेक्शन इधर जा रहा है ना, तो नेगेटिव आ गया। तो टोटल ओवर टाउ कैसा आ गया, नेगेटिव शियर स्ट्रेस आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव शियर स्ट्रेस। यही तुम अगर नेगेटिव फेस ले लोगे तो यही डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव शियर स्ट्रेस देगा, ठीक है ना। मतलब फेस फेस मान के चल रहे हैं हाँ तो पॉजिटिव, हम लोग फेस मान के चलते हैं पॉजिटिव, ठीक है ना, क्लियर है। चलो अब तुम देखोगे, सुनना मेरी बात गौर से। ज्यादा देर तक क्लास लेने में यही होता है हमको भी आजकल। अरे अभी तुरंत बुखार से उठे हैं ना तो वीकनेस लगने लगता है। देखो तो सिग्मा एक्स, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ रखा है इसमें भी पीएससी में, ठीक है। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, ठीक है, क्लियर है। सुनना मेरी बात गौर से, तुम इस फेस पे देखोगे, इस फेस पे, तो इस फेस पे शियर स्ट्रेस दो काम करेगा, क्लियर है। सुनना मेरी बात गौर से, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड, ये तो नॉर्मल स्ट्रेस है। कैसा स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है, क्लियर है ना। ये कैसा स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है। अब बात करते हैं हम लोग क्या, शियर स्ट्रेस। तो जब हम लोग 3D की बात करते हैं तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमको उसका स्ट्रेस कंडीशन डिफाइन करना है, कितना कंडीशन डिफाइन करना है, स्ट्रेस कंडीशन, तो वहां हमें स्ट्रेस कंडीशन जो चाहिए डिफाइन करने के लिए वो 6 चाहिए। कितना चाहिए, 6। एग्जिस्ट करेगा 9। कितना चाहिए, 6। जैसे 2D की बात करते हैं, देखो 2D की बात, 2D में एक सिग्मा एक्स चाहिए और एक सिग्मा वाई चाहिए, टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स। सुनना मेरी बात गौर से, एक्सट्रे यहाँ 2D में एग्जिस्ट कितना कर रहा है, 4, लेकिन इस 4 में से ये और ये क्या इक्वल है, एक निकाल लेंगे दूसरा निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ कितना चाहिए स्ट्रेस कंडीशन को डिफाइन करने के लिए, 3। तो ये पूछता है 3D 2D स्ट्रेस, 9, ध्यान रखना हम क्या लिख रहे हैं उस पर ध्यान रखना, ठीक है ना। स्ट्रेस कंपोनेंट्स
required to define the state of stress at a point. 2D, अरे कल कहीं आने के लिए क्लास ले रहे हैं, क्लास के पहले 8:30 से पहले आने के लिए। 2D और 3D, ठीक है। अगर मैं 2D की बात करता हूं तो यहाँ चाहिए 3, 3D की बात करता हूं यहाँ चाहिए 6, और अगर पूछेगा एग्जिस्ट कितना करता है तो 2D में 4, 3D में 9 होता है, ठीक है ना। ये पूछे हुए, क्लियर है। टोटल कितना होता है एग्जिस्ट पे, टोटल पूछ दे। चलो अब हम लोग एक देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। देखो ब्रिटल मटेरियल की अगर बात करते हैं तो ठीक है ना, ये इंक टेंशन और इंक कंप्रेशन। दोनों में स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। दोनों में स्लोप जो रहेगा हमारा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ, ठीक है ना, दोनों में स्लोप क्या रहेगा हमारा, सेम। स्लोप स्लोप स्लोप, ये स्ट्रेट लाइन है, हाँ ठीक है ना, समझना मेरे बात ध्यान से। और ब्रिटल मटेरियल में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फेल्योर के लिए, टेंशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल, क्लियर है। और अब ध्यान, ये जो वैल्यू है हमारा वो अल्टीमेट इंक टेंशन है, और ये वैल्यू जो है हमारा अल्टीमेट इंक कंप्रेशन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हम जगह कम था लेकिन सिग्मा यू ऑफ कंप्रेशन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन सिग्मा यू ऑफ टेंशन। सब समझ में आया। जो अल्टीमेट वैल्यू होता है कंप्रेशन का वो टेंशन के कंपेयर में ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि जो कैविटीज और माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स होता है वो मटेरियल को कमजोर कर देता है टेंशन में, लेकिन कंप्रेसिव फोर्स को वो रेसिस्ट करता है, इसलिए उसकी अल्टीमेट रेसिस्टिंग वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। हाँ, अब एक और इंपॉर्टेंट है, अब डक्टाइल मटेरियल जो होता है हमारा वो शियर से फेयर करेगा, किससे फेयर करेगा, शियर से। और ब्रिटल हमारा किससे करेगा, ब्रिटल टेंशन से। पूछता है कितने डिग्री पे, बीपीएससी में पूछे हुए बहुत बार, ठीक है ना। अगर डक्टाइल मटेरियल जनरली शियर से फेलियर करता है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है ना। और ब्रिटल मटेरियल टेंशन से। अगर उस पे टेंसाइल फोर्स लगाते हैं डक्टाइल मटेरियल पे, किस पे लगाते हैं, किस पे, डक्टाइल मटेरियल पे, समझिएगा ध्यान से। अगर हम लोग अगर हम लोग डक्टा हाँ, अगर हम लोग डक्टाइल मटेरियल पे शियर फेलियर हो रहा है तो कितने डिग्री पे करेगा, 45 डिग्री पे, क्लियर है। और ब्रिटल मटेरियल किस पे करेगा, कितने डिग्री पे करेगा, अरे यार
90 डिग्री, और अगर टॉर्जन लगा देंगे तब उल्टा हो जाएगा। ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है हमारा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है, और उससे कम होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, और सबसे कम होता है शियर स्ट्रेंथ। ठीक है। बहुत सा बुक लिखता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से कम होता है शियर स्ट्रेंथ, और सबसे कम होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। लेकिन ये ब्रिटल मटेरियल के लिए होता है। हम जो बता रहे हैं डक्टाइल मटेरियल में सबसे कम होता है शियर स्ट्रेंथ, और ब्रिटल मटेरियल में सबसे कम टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है। देखो, अब बात करते हैं हम लोग क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करते हैं तो वहां दो तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आएगा। एक आएगा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और एक आएगा ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है ना। एक आएगा इंजीनियरिंग और एक आएगा ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ध्यान रखिएगा। ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या हुआ कि जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, एक लेंथ ऑफ द बार है। तो अगर हमारा ये गेज लेंथ है जो मेजर कर रहे हैं, लेंथ जनरली 5.65 अंडर रूट एल नॉट लेते हैं हम लोग, पूछा हुआ है अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज में दो बार। तो और आईएस कोड के स्टील के टेबल में भी दिया हुआ है 800 2007 में। तो अगर हम लोग मतलब जो एक्चुअल लेंथ है एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट उस पे काम कर रहे हैं, एट द एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे काम कर रहे हैं, तो वो ट्रू देगा। और अगर हम हर समय ओवरऑल लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं तो क्या देगा वो? इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रेन है और ये स्ट्रेस है। तो लगभग लगभग हमारा यील्ड वैल्यू तक तो सेम आता है सब। ठीक है ना। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया हमारा ये। ठीक है ना। और ये ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इन टेंशन इन कंप्रेशन, और ये इसको गूगल से उठाते हैं। यहीं से देख लो, थोड़ा सा प्रिसाइज तो नहीं बन पाया है। ये क्या है? इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। किसमें? कंप्रेशन में। ये क्या है हमारा? ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। किसमें? कंप्रेशन में। ये क्या है हमारा? ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टेंशन में। और ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टेंशन में। क्लियर है? तो क्या देख रहे हो कि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो टेंशन में है, और जो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व करस्पॉन्डिंग जो या गिवन स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग, गिवन स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग हम देख रहे हैं क्या? सिग्मा। देखो, ये क्या है हमारा? टेंशन में है। ठीक है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टेंशन, और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टेंशन कहाँ है हमारा? ये वाला है। हाँ,
तो तुम क्या देख रहे हो? सिग्मा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है, ठीक है ना, वो क्या है हमारा सिग्मा ट्रू। अरे मैं बोल रहा हूँ गिवन स्ट्रेन के लिए तुम्हारा ये जो आया हमारा और ये जो आया, ये जो कर्व है हमारा तीसरा नंबर कर्व, वो क्या है? ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्विंग टेंशन है। ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्विंग टेंशन है, ठीक है ना। तो हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि हम क्या देख रहे हैं कि सिग्मा, ये जो तुम्हारा है ये सिग्मा टी है टेंशन में, ठीक है ना, और ये सिग्मा ई है टेंशन में। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिग और कैसे लिख सकते हैं? ये क्या बोल रहा है हमारा? ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्विंग टेंशन, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्विंग टेंशन, ठीक है ना। तो वो ज्यादा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये ज्यादा है। अगर कंप्रेशन में देखोगे तो कंप्रेशन में कौन ज्यादा है? टेंशन वाला सब कम है सर। नहीं नहीं, कंप्रेशन में देखो कौन ज्यादा है। कंप्रेशन में इंजीनियरिंग ज्यादा है एच कंपेयर टू ट्रू, एच कंपेयर टू ट्रू, दिख रहा है ना? हाँ, अरे गिवन स्ट्रेन के लिए, गिवन स्ट्रेन स्ट्रेन रखे हैं। हाँ, अरे तो कंप्रेशन में तुम बताए ना कि कंप्रेशन जो ब्रिटल मटेरियल होता है हमारा जनरली किस पे फेल करता है वो, क्योंकि तुम कंप्रेशन दोगे तो तुम फोर्स ऐसे लगा रहे हो, जो माइक्रो फोर्स है वो कहाँ खुल रहा है? नहीं खुल रहा है वो, और उसको रेसिस्ट कर रहा है और उसको ग्राफ के अकॉर्डिंग जा रहे हैं ना हम, ग्राफ के अकॉर्डिंग। मतलब क्यों होता है सर? ग्राफ तो बना हुआ है, बना के क्या एक बार फिर से बताना, क्या बोल रहे हो? क्यों क्या बोल रहे हो? जैसे सर मान लिया कि सर उसको ग्रेविटी सर के कारण जो और फोर्स हो जाता है। तुम्हारा तुम्हारा एक मिनट, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पहले बताओ। क्वेश्चन मेरा ये है सर कि सिग्मा इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अरे तुम उस वो इंजीनियरिंग का होता है, यहाँ दो सुनो मेरी पहले पहले मेरा बात सुन लो, तब फिर तुम्हारा तुम्हारा पिक्चर क्लियर रहेगा। हम जो स्ट्रेस स्ट्रेन बता रहे हैं वो बता रहे हैं दो तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन का, एक ट्रू और एक इंजीनियरिंग। क्लियर है ना? एक ट्रू और एक इंजीनियरिंग। अब बताओ क्या बोल रहे हो? हम बोल रहे हैं सर कि जैसे मान लीजिए ट्रू लेंगे तो एरिया है जो एक्चुअल एरिया घट जाएगा। नहीं 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 नहीं, ट्रू स्ट्रेस का अलग फॉर्मूला होता है, वो बताएंगे अभी। ट्रू स्ट्रेस का फॉर्मूला अलग होता है, वो फॉर्मूला नहीं होता है ट्रू स्ट्रेस का फॉर्मूला। ट्रू स्ट्रेस का फॉर्मूला जो होता है, एक मिनट रुक जाइए, वो अलग होता है, उसका हम अभी फॉर्मूला बताएंगे आपको। वो एलन में लॉग में आता है। ट्रू स्ट्रेस होता है, ट्रू स्ट्रेस का फॉर्मूला बताया क्या होता है? सिग्मा टी। जो ट्रू स्ट्रेस होता है वो डिपेंड करता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस पे। क्लियर है? 1 ± एप्सिलॉन इंजीनियरिंग स्ट्रेन। क्लियर है? और अगर मैं ट्रू स्ट्रेन की बात करता हूं तो ये होता है एलन, ठीक है ना, 1 ± इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो ट्रू स्ट्रेन अलग चीज हो गया, इंजीनियरिंग स्ट्रेन अलग चीज हो गया। जो तुम बोल रहे हो वो चीज वहां नहीं लगेगा, ठीक है। अब समझना एक और बात, ट्रू स्ट्रेस जो होता है हमारा और ट्रू स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है टू द पावर n, ठीक है। अब k हमारा क्या है? स्ट्रेंथ कोफिशिएंट है। क्या है हमारा? स्ट्रेंथ कोफिशिएंट, ठीक है ना। n हमारा है स्ट्रेन हार्डनिंग कोफिशिएंट, स्ट्रेन हार्डनिंग
कोफिशिएंट। अगर कोई परफेक्टली सॉलिड है, परफेक्टली सॉलिड है, तो एन की वैल्यू क्या ले लेंगे? जीरो। क्या ले लेंगे? जीरो। और अगर कोई परफेक्टली इलास्टिक है, एन इज इक्वल टू वन। क्या ले लेंगे? एन इज इक्वल टू वन। क्लियर है? तो ये सब आपका पूछ सकता है, जो तुम बोल रहे हो वो चीज ही मतलब अलग है, ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही।